हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी बेदर्द पिया एपिसोड 4। खुशी को होश आ गया था, लेकिन वो अभी भी बेड पर लेटी थी। आंखें खुलते ही उसे याद आया कि कैसे रितिका ने उसे वहाँ से बाहर निकाला था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे। वो अब लगातार छत की ओर देख रही थी और आंसू अपनी गति से बह रहे थे। उसने उठने की तो कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो खुद की मदद खुद कर सके। बेचारी खुशी। इसलिए वो वैसे ही अब पड़ी रही। इधर रितिका खुशी को छोड़कर ऑफिस आ तो गई थी, लेकिन अभी भी उसके जहन में खुशी ही चल रही थी। ना तो वो उसे समझ पा रही थी और ना ही कोशिश ही कर रही थी उसे समझने की। रितिका ने काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार खुशी पर ही जाकर अटक रहा था। इसलिए उसने खींचकर लैपटॉप को शट डाउन कर दिया और ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास आ गई। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर खुशी ने पैसों के लिए उससे शादी की है, तो फिर जो पैसे मैंने दिए हैं वो उसी के नाम पर ट्रांसफ़र हुए होंगे। मुझे चेक करना चाहिए। रितिका अपने में उलझते हुए ही ऐसा बोल रही थी। रितिका ने किसी को फ़ोन करने के लिए अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला और हाथ में लिया। उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसी का नाम दिखाई दे रहा था, तो वो समझ गई कि खुशी को होश आ गया है और जॉली उसे फ़ोन कर रहा है। रितिका ने फ़ोन पिक किया तो सामने से जॉली ने घबराते हुए कहा, सर वो खुशी मैडम। रितिका ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही कहा, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? मैं भी आती हूँ। ओके जॉली। जी मैम, आप जल्दी से जाइए। रितिका से जॉली को भी डर लगता था, लेकिन वो करता भी क्या। रितिका ने एक बार फिर डॉक्टर को कॉल करके आने को कहा और खुद घर की ओर निकल गई। खुशी की आंखें तो खुल गई थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। वो अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जॉली उसे देखकर घबरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खुशी में कोई भूत आ गया हो, या फिर वो अपनी अंतिम सांसें ले रही हो। इतनी ज़्यादा खुशी की अब हालत ख़राब हो रही थी। इससे रितिका तो अनजान ही थी। जॉली अब करता है तो करता क्या। जॉली टेंशन में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे डॉक्टर आने तक खुशी को सही रख सके। उसने बिना रितिका की इजाज़त के डॉक्टर को कॉल किया
और जितनी जल्दी हो सके आने के लिए कह दिया। साथ में खुशी की हालत से भी रूबरू करवाया तो डॉक्टर ने उसे खुशी के सिर पर गीली पट्टी रखने के लिए कहा और जॉली ने वैसा ही किया। लेकिन खुशी अब भी वैसे ही सांस ले रही थी। उसकी आँखों के किनारों से अब भी आंसू बह रहे थे। वो किस दर्द में थी ये वो ही जानती थी, इसलिए लगातार उसके आंसू बह रहे थे। कुछ ही पल में डॉक्टर आ गया तो उसने जल्दी से खुशी को एक इंजेक्शन दिया, जिसके कुछ मिनट बाद खुशी शांत हो गई और नॉर्मल इंसान की तरह लेटी रही। रितिका अभी तक नहीं आई थी। उसने खुशी की इस हालत को नहीं देखा था और ना ही उसे एहसास था कि वो किस हाल में है, इसलिए वो धीरे ड्राइव करके आ रही थी। वो ये सोच रही थी कि खुशी को होश आया होगा और वो कमज़ोर होगी, इसलिए जॉली उसे फ़ोन कर रहा था। लेकिन यहाँ तो बात कुछ हो रही थी जिसके बारे में रितिका को नहीं पता था। असलियत क्या थी ये सिर्फ केवल जॉली ही जानता था। घर के सारे नौकर अब खुशी के कमरे के बाहर खड़े थे। पता नहीं उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी और इस तरह से वो सब कमरे के बाहर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का मातम बना रहे हों या उस घर में कोई मर गया हो। जब रितिका ने घर में कदम रखा तो घर के एक ओर सबको खड़ा देख उसकी भौहें तन गई। वो लंबे कदमों से उस ओर आ गई। सबने जब रितिका को देखा तो उनकी नज़रों में एक सवाल दिखाई दिया, लेकिन रितिका के सामने किसी की बोलने की ना तो हिम्मत थी और ना ही हैसियत, क्योंकि रितिका के तो तेवर कुछ अलग ही थे। इसलिए सब लोग एक नज़र देखकर वहाँ से अपने अपने कामों में लग गए, क्योंकि जितने भी नौकर थे सभी को रितिका से बहुत डर लगता था। उन्हें पता था कि वो किस तरह की इंसान है। रितिका जब खुशी के कमरे में आई तो वो पहले की तरह ही शांत लेटी थी। रितिका ने लंबी सांस लेकर कहा, ये अब भी सो रही है? अभी भी सो रही? इतना टाइम हो गया? रितिका के डॉक्टर दोस्त राघव ने रितिका को एकदम से घूर कर देखा और ऐसे ही देखते हुए कहा, मुझे तुझसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तुझे भाभी को यूँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। शादी करके लाया है तू इन्हें, तेरे कुछ जिम्मेदारियां भी हैं इनके प्रति। तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती रितिका। आज अगर जॉली ने सही वक्त पर मुझे कॉल नहीं किया होता तो शायद हम भाभी जी की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती और उनके साथ कुछ भी हो सकता था, सिर्फ तेरी बेवकूफ़ी की वजह से। रितिका, तेरे अंदर तमीज़ नहीं है। रितिका का फ्रेंड था राघव, इसलिए वो सुन रही थी। फिर वो रितिका ने एक नज़र खुशी को देखकर राघव और जॉली पर नज़र गड़ा दी
तो जोली ने रितिका को सब बता दिया जो जो खुशी के साथ हुआ था, उसकी सारी पोजीशन। रितिका को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने राघव से कहा, अब तो ठीक है ना ये, या अभी कुछ हो सकता है इसे? राघव ने फिर से रितिका को गौर कर देखा, फिर बोला, ठीक नहीं है ये, शी इज इन डिप्रेशन। सुना, शी इज इन डिप्रेशन, और वजह तुझे जाननी है ऐसा क्यों है, और इन्हें ठीक भी तू ही कर सकती है क्योंकि तेरी वाइफ ही ये, तेरी पत्नी है, और भाभी जी का ख्याल तुझे ही रखना है, समझ गई? रितिका को राघव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसकी बात को हल्के में लेकर कहा, ऐसी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। राघव, ऐसी लड़की का मतलब कैसी लड़की है ये? तूने ऐसे ही शादी कर ली क्या इनसे? रितिका ने अपने हाथों को पॉकेट में रखा, फिर बोली, पैसे देकर शादी की है मैंने इससे, और इसने भी मुंह मांगी किया पाई है, तो फिर किस बात का डिप्रेशन है इसको? बता, तू ही बता दे। अब राघव कहता है रितिका से, मैं क्या बताऊं, वजह तो तुझे पता लगानी है। राघव कुछ देर फिर शांत हो जाता है, फिर रितिका के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख रितिका, मैं तेरा फ्रेंड हूँ और तेरा एडवाइज़र भी, और मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूँगा, लेकिन इस लड़की की जो हालत है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि इसने पैसों के लिए शादी की होगी। डिप्रेशन 1 या 2 दिन के में नहीं होता, सालों लग जाते हैं, और ये भी सालों से डिप्रेशन की शिकार है। हाँ, ये खुद को संभाल लेती है, लेकिन आज या कल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसकी जीने की उम्मीद टूट गई है। ये अब जीना ही नहीं चाहती है, इसलिए मेरी बात मान और पता कर कि कौन है ये, क्या हुआ है इसके साथ, और सोच आगे क्या करना है, क्योंकि अब ये तेरे साथ जुड़ गई है, बिकॉज शी इज योर वाइफ। राघव चला गया, लेकिन रितिका के लिए कई सवाल छोड़कर गया। वो बैठी खुशी के बारे में ही सोच रही थी। जब वो पहली बार उसके चाचा से मिली थी तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बेटी ने पैसे की मांग की है। रितिका को अपने दादाजी की वसीयत के अनुसार शादी करनी थी। अब उसके दादाजी ने वसीयत में शादी के लिए इसलिए डरवाया था क्योंकि रितिका कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, और दादाजी को इतना तो पता था कि वो अपनी ज़िंदगी अकेले नहीं काट सकती है। रितिका तो यही समझती थी कि वो पैसों के दम पर कुछ भी कर सकती है, लेकिन दादाजी उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंस होते हैं, इसलिए उन्होंने वसीयत में डाल रखा था कि रितिका शादी करेगी तभी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, और वो अपनी ज़िंदगी में 5 साल तो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहे, ना कोई लड़ाई हो ना कोई झगड़ा हो, ऐसा उन्हें कुछ भी ना लगे। तभी वसीयत की कंडीशन यही थी।
कि वो 5 साल तक अपनी वाइफ के साथ रहकर दिखाया। और रितिका के लिए तो शादी सिर्फ प्रॉपर्टी पाने का तरीका थी, इसलिए वो शादी भी तो करती है खुशी से। खुशी के चाचा रितिका की कंपनी के साथ ही पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। तब उन दोनों के बीच में ये बात चली। खुशी के चाचा रितिका के स्वभाव से वाकिफ़ थे, इसलिए उसने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था, जिसमें रितिका को भी अपना फ़ायदा दिखा और वो बिना किसी को कुछ बताए और बिना खुशी को देखे उसने शादी कर ली। रितिका का तो प्रॉफिट ही था, उसे सिर्फ शादी करनी थी, 5 साल तक खुशी को अपने साथ रखना था। बशर्ते उसके नाम हो जाती, बशर्ते जो प्रॉपर्टी थी उसे सब मिल जाती, बशर्ते कि वो कंडीशन भी बिल्कुल करेक्ट होती। रितिका ने मन ही मन कहा, हो सकता है ये लड़की बेकसूर हो, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी की पैसों की मांग तो किसी के सामने क्यों रखेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर से सब हुआ कैसे। इतना सोचते सोचते रितिका का सिर दर्द होने लगता है। काफ़ी देर तक बात सोचती है इसी टॉपिक पर, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। रिश्तों को समझने में बहुत कमज़ोर थी। उसके लिए काम ही अपना रिश्ता था और दादाजी की देखभाल करना। बाकी सभी रिश्तों से अनजान सी एक आज सोच रही थी, लेकिन वो अपने आप में ही उलझ रही थी। उसके लिए पैसा ही पावर था, पैसों के दम पर ही आज तक उसने सब काम किए थे, इसलिए शादी भी उसने पैसे देकर कर तो ली, लेकिन अब वो क्या करे। उसे ये बताने वाला कोई नहीं था। उसे लगता था जब खुशी के मन का काम हो गया तो वो खुशी होगी, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो उसने पूरी कर दी थी और अब जो रितिका को चाहिए था वो उसे दे देगी। लेकिन अब सब उल्टा हो रहा था। रितिका को इस बात की टेंशन थी, अगर ये इतनी ज़्यादा बीमार है, डिप्रेशन के चक्कर में इसे कुछ हो गया, तब उसकी जो वसीयत पर कंडीशन थी लिखी हुई वो पूरी नहीं हो पाएगी 5 इयर्स। और बस वो खुशी को ज़िंदा देखना चाहती थी अपने कंडीशन को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ तो खुशी डिप्रेशन में जा रही थी, इसलिए रितिका ने जो सोचा था वो सब उल्टा हो रहा था। अब शाम हो चुकी थी, रितिका घर पर ही थी। अक्सर वो ऑफिस से नाइट में लेट ही आया करती थी, जिससे घर में काम करने वाले नौकरों के तो मज़े थे। लेकिन जब वो घर थी तो सब चिड़े चिड़े घूम रहे थे। वहीं जोली आज खुश था। रितिका ने उसे खुशी के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया था और उस पर नज़र रखने के लिए कहा, ताकि जब वो उठे तो वो उससे बात कर सके। रितिका को उस घर में जोली पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा था। अब रात के 8 बजे जोली रितिका के पास आकर बोला कि खुशी मैम जाग गई हैं। लेकिन रितिका ने जल्दी से कहा, लेकिन क्या? जोली लेकिन वो बस लगातार छत को ही देख रही हैं। अब वो ना तो उठ रही हैं और ना कोई हरकत कर रही हैं। रितिका से अब रहा नहीं गया, वो खुशी के कमरे में आ गई तो यहाँ बिल्कुल वैसी स्थिति थी जैसे जोली बता रहा था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। रितिका ने जब खुशी को देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। अब उसे खुशी बहुत ही मासूम और क्यूट लड़की दिखाई दे रही थी।
जिसके रोने की वजह अब शायद वही थी। रितिका खुशी के पास ही बेड पर बैठ गई, जिससे खुशी ने हिम्मत करके खुद को उससे दूर करने की कोशिश करी। तो रितिका ने उसे रोकते हुए कहा, लेटी रहो, अब तुम्हें कैसा महसूस कर रही हो तुम? खुशी कुछ नहीं बोली। वो बस रितिका से दूर होने की लगातार कोशिश कर रही थी, जिससे रितिका समझ गई कि वो उठना चाहती है। इसलिए उसने खुशी के हाथ को पकड़ा और उसे उठाते हुए बोली, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूँगी और तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है, समझी खुशी? खुशी ने रितिका को देखकर मन ही मन कहा, आप कौन सा सवाल लेकर आई हैं? ये जंगली इंसान मुझे चैन से मरने भी नहीं देना चाहती है, पता नहीं किस टाइप की है, किससे मेरी शादी करा दी। रितिका ने खुशी को बेड के सहारे टेक लगाकर बैठा दिया। फिर बोली, क्या तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई है? खुशी, सच बताना मुझे, हाँ या ना? खुशी ये सवाल सुनते ही चौंक गई। वो तो शॉक्ड हो गई, उसे एक झटका सा लगा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रितिका ऐसा सवाल भी उससे कर सकती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब जवाब दे और क्या बोले या नहीं बोले। रितिका ने खुशी को देखना जारी रखा और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रितिका ने हौले से कहा, देखो, अगर तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई है तो फिर बताओ मुझे, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूंगी, तलाक दे दूंगी, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी आती है। मैंने तुम्हारे पापा को पैसे दिए थे और मुझे लगा शायद मैं पैसों से वो पा सकती हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन मैंने कभी ज़बरदस्ती की नहीं सोची। इसलिए अगर तुम्हारी रजामंदी इसमें नहीं थी तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। एक बार फिर खुशी को धक्का सा लगा था। उसकी शादी नहीं की गई थी, बल्कि उसे बेचा गया था। कोई भी लड़की ये सुन ले कि उसे बेचकर शादी की गई है तो उस पर क्या बीतती है, ये तो समझ ही सकते हैं। यही हालत खुशी की थी और जो इंसान उसके सामने बैठी है उसने उसे खरीदा था। खुशी एक अजीब सी परिस्थिति का सामना कर रही थी। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। एक चाचा था, उसने भी उसे बेच दिया था। इससे बुरा और क्या होता। उसकी ज़िंदगी पहले से ही बदतर थी, अब और बदतर नहीं करना चाहती थी। तलाक शब्द सुनकर ही उसके कान लाल हो गए। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रितिका ने कहा, तुम गूंगी हो क्या? बोलो, कुछ तो बोलो। खुशी ने अपनी सूनेपन और अकेलेपन से भरी आंखों को रितिका पर टिका दिया, जिससे रितिका की आंखें उसकी आंखों से मिल गईं। उनका एक आई कांटेक्ट हुआ। वो खूबसूरत आंखें एक बार फिर से रितिका से सवाल करने लगी थी, जिनके जवाब रितिका के पास नहीं थे। खुशी ने अपनी पलकों को बंद किया, जिससे एक एक आंसू दोनों आंखों से टपक पड़े। खुशी ने सिर को पीछे टिकाया, फिर धीरे से बोली, ज़बरदस्ती नहीं हुई हो या मर्जी से, अब तो हो गई है।
एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे में आ गई हूँ। यहीं पर यह पार्ट ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। और हाँ, जो भी ये स्टोरी सुन रहा हो, लाइक कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले मेरी मेहनत क्या रंग लाती है। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। खुश रहिए, सुनते रहिए न्यू लव स्टोरी चैनल को सपोर्ट कीजिए। बस इतना ही कहना है। मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। बाय माय डियर फ्रेंड्स।